नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजनीति विज्ञान अभ्यास सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग संप्रभुता के तीसरे वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। हमारा आज का पहला सवाल है, प्रभुसत्ता के अर्थ और स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है? यह राज्य के आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और असीमित शक्ति है। बी है, राज्य के बाह्य मामलों में पूर्ण और असीमित शक्ति है। सी है, राज्य के नागरिकों पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति है। और डी, राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में असीमित और अंतिम शक्ति है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में असीमित और अंतिम शक्ति है। यहाँ पर आपको बता दें, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। यह राज्य का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? आपके जो विकल्प हैं वो है 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, 1776 की अमेरिकन क्रांति, 1789 की फ्रेंच क्रांति या 1857 की भारतीय क्रांति। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि 1857 की भारतीय क्रांति। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि साल 1857 की भारतीय क्रांति का संबंध औपनिवेशिक शासन की स्वतंत्रता से था। साल 1857 की महान क्रांति लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान भारतीय जनता के द्वारा की गई, और साल 1688 की इंग्लैंड की क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन की ओर पहला क्रांतिकारी प्रयास था। इसी प्रकार साल 1776 की अमेरिकन क्रांति द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। साल 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे के साथ प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया गया। इस तरह से इन क्रांतियों ने इस विचार को कमजोर किया कि राज्य एक दैवीय कृति है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह तथ्य प्रतिपादित किया गया कि राज्य सहमति और समानता पर आधारित है। ये क्रांतियां दैवीय सिद्धांत से उदारवाद की ओर को यात्रा को प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, किसने संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया था? आपके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है कांट, विकल्प बी है हीगल, और विकल्प सी है रूसो, विकल्प डी है टी.एच. ग्रीन। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि रूसो। रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार दिया, जिसका मूल मंत्र है कि शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रखकर करेगा, अर्थात प्रभुसत्ता की कानूनी संकल्पना को दार्शनिक आधार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? विकल्प आपके हैं मेटलैंड, लास्की, बार्कर और बोंदा। तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, यानी कि बोंदा। जीन बोंदा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिक्स बुक ऑफ अ कॉमनवेल्थ 1576 में इसको प्रकाशित किया गया था, और इसी पुस्तक में एकल संप्रभुता का विचार इन्होंने दिया था। उनके अनुसार सर्वोच्च और स्थायी शक्ति ही संप्रभुता है। संप्रभुता सरकार की वैध शक्तियों के प्रयोग का अदेय और तात्विक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कौन सा सिद्धांत ऑस्टिन की अवधारणा पर आक्रमण करता है? आपके विकल्प हैं बहुलवाद, व्यक्तिवाद, फांसीवाद या समाजवाद। सही जवाब होगा आपका विकल्प ए, यानी कि बहुलवाद। बहुलवाद का उदय ऑस्टिन की एकल संप्रभुता संबंधी विचारों के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ था।
उसने राज्य के एक तत्वीय स्वरूप और उसकी अखंड संप्रभुता का खंडन करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समकक्ष रखा था, यानी कि बहुलवाद राज्य को उसी तरह से मानते हैं जिस तरीके से अन्य संस्थान मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 6 में है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? आपके विकल्प हैं लास्की, वान गियरके, बार्कर और क्रैब। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि वान गियरके। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले जर्मनी के विद्वान वान गियरके और ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, संप्रभुता के विचार के निष्कासन से राजनीति विज्ञान की स्थायी सेवा होने का अभिमत किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ था? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया है, द मॉडर्न स्टेट, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, या फिर एस्से ऑन लिबर्टी, या फिर अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प डी, यानी कि अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने अपनी पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पृष्ठ संख्या 55 पर लिखा है कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक विवशताओं का परिणाम किसने बताया है? आपके विकल्प हैं अर्नेस्ट बार्कर, लिंडसे, हॉबहाउस या लास्की। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि हेराल्ड जे लास्की। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही होगा। प्रोफेसर लास्की को प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रमुख आलोचक कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से लास्की ने एकलवादी प्रभुसत्ता को जिस हद तक ऐतिहासिक विवशताओं का परिणाम माना है उतना तर्क या न्याय दृष्टि का परिणाम नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत में आगे चलकर कौन सा विचार उद्भव हुआ था? आपके विकल्प हैं ए संसदीय संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता, एकात्मक राष्ट्रवाद, या विकल्प डी है सर्वाधिकारवाद। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प डी, यानी कि सर्वाधिकारवाद। ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार राजनीतिक संप्रभुता को अस्वीकार करता है, यह शक्ति पर आधारित है। ऑस्टिन का संप्रभु एक निश्चित मनुष्य है और बहुसंख्यक इसके आदेश को मानने के लिए स्वभावतः इसके आदी हैं। इस तरीके से सर्वाधिकारवादी शासन में व्यावहारिक रूप से ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, संप्रभुता के विधिक सिद्धांत की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या किसने की है? आपके विकल्प हैं मैकियावली, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन या जीन बोंदा। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि जॉन ऑस्टिन। संप्रभुता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या इसके वैधानिक या विधि शास्त्रीय रूप से देखी जा सकती है। इस दृष्टि से संप्रभुता की सर्वोत्तम व्याख्या ऑस्टिन ने प्रस्तुत किया और हॉब्स और बेंथम ने भी संप्रभुता का पूर्णतः वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन भी किया था। तो अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको दिया गया है कि एक विचार के रूप में संप्रभुता किससे संबद्ध है? आपके विकल्प हैं विधि शास्त्र, संविधानवाद, अपराधवाद या धर्मशास्त्र। विकल्प आपका सही होगा ए, यानी कि विधि शास्त्र। यहाँ पर आपको बता दें संप्रभुता ही समस्त कानूनों का स्रोत मानी जाती है और कानूनों का संशोधन और निर्माण भी संप्रभुता द्वारा ही किया जाता है। इसलिए एक विचार के रूप में संप्रभुता का संबंध विधि शास्त्र से ही होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? आपके विकल्प हैं सभी नागरिकों की सामान्य कल्याण में वृद्धि करना, विकल्प बी है सभी संघों यानी एसोसिएशन की गतिविधियों को समन्वित करना, विकल्प सी है आपका आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को नियमित करना, और विकल्प डी आपको जो दिया गया है वो है बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाएं देना।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, यानी कि सभी संघों यानी कि सभी एसोसिएशन की गतिविधियों को समन्वित करना। बहुलवादियों का मानना है कि राज्य का कार्य विभिन्न स्वायत्तशासी सामाजिक समूहों की कार्यशैली में संयोजन और समायोजन बनाए रखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। सार्वभौम प्रभुसत्ता शब्द उद्भव निम्नलिखित में से किसमें से हुआ है? आपके विकल्प हैं सुपर एनस, सुप्रीम, सुपर नेचुरल या स्टैट्यूट। तो इसको आप ध्यान से विकल्प को पढ़ेंगे, ऐसे में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि सुपर एनस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। बहुलवादी क्या चाहते हैं? तो विकल्प आपको जो दिया गया है वो है राज्य को समाप्त करना, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, राज्य के अधिकारों को सीमित करना या राज्य के अधिकारों में वृद्धि करना। तो बहुलवादियों जो है वो राज्य के अधिकारों को सीमित करने की बात करते हैं, यानी कि विकल्प आपका इसमें सी सही हो जाएगा। बहुलवादी राज्य और समाज को अलग मानते हुए राज्य को सर्वोच्च स्वामी के स्थान से सेवक के स्थान पर लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे राज्य के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। सार्वभौम प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आपके विकल्प हैं ए लास्की, बी मैकाइवर, सी बोंदा और डी वॉन गियर के। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि वॉन गियर के। यहाँ पर आपको बता दें 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में एक जर्मन समाजशास्त्री ऑटो वी गियर्क और एक अंग्रेज इतिहासकार एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है सार्वभौम प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? सेम सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आंसर आपका इसमें भी क्या हो जाएगा? विकल्प डी, यानी कि वॉन गियर के। क्वेश्चन नंबर 17 में है तथ्यतः और कानूनी सार्वभौम प्रभुसत्ता है एक दूसरे के विरोधी हैं, साथ साथ अस्तित्व में रह सकती हैं। विकल्प सी है एक साथ नहीं रह सकती हैं। विकल्प डी है एक दूसरे से किसी भी तरह संबद्ध नहीं है। विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि तथ्यतः और कानूनी सार्वभौम प्रभुसत्ता साथ साथ अस्तित्व में रह सकती हैं। कानूनी संप्रभु वो है जो अपने राज्य के सुस्थापित कानून और परंपराओं के अनुसार अपने पद पर आसीन होता है, परंतु तथ्यतः संप्रभु वो होता है जो राज्य के सर्वोच्च पद पर गैर कानूनी या असंवैधानिक ढंग से आसीन होता है। किसी देश में युद्ध या विद्रोह के समय ऐसा हो सकता है। वास्तविक और कानूनी संप्रभु में भेद कुछ समय तक चलता रहता है और उसके उपरांत यह भेद बिल्कुल समाप्त हो जाता है जब वास्तविक संप्रभु देश के संवैधानिक कानून को बदलकर अपनी सत्ता को वैध बना लेता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है आपसे निम्न में से प्रभुसत्ता किसकी विशेषता है? आपके विकल्प हैं नायकवादी राज्य, जनतंत्रीय राज्य, किसी प्रकार के राज्य या सरकार। तो आसान सवाल है, विकल्प आपका इसमें सी सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य किसी भी प्रकार का हो लेकिन उसके बाद उसके पास संप्रभुता की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। प्रभुसत्ता सभी प्रकार के कार्यों का आवश्यक तत्व होता है, सभी प्रकार के राज्यों का। यदि किसी राज्य के पास प्रभुसत्ता नहीं है तो वह आधुनिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं माना जाता है। और राज्य के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करेंगे तो उसमें जनसंख्या, प्रदेश यानी कि भूभाग, शासन और प्रभुसत्ता शामिल होता है। प्रश्न संख्या 19 में है किसके विचारों में प्रभुसत्ता के दार्शनिक विचार की झलक मिलती है? आपके विकल्प हैं ए रूसो, विकल्प बी है बर्क, विकल्प सी है कांट और विकल्प डी आपको जो दिया गया है वो है लेनिन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि रूसो।
आधुनिक काल में संप्रभुता के दार्शनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो रूसों ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता है। यह सिद्धांत ही आधुनिक प्रजातंत्र का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 20 में है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? आपके विकल्प हैं ए दमनकारी, बी सर्वव्यापक, सी निरपेक्ष और डी सापेक्ष। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी यानी कि सापेक्ष हो जाएगा। बहुलवाद संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य की निरपेक्ष और अनियंत्रित शक्ति है। इसके विपरीत बहुलवाद संप्रभुता को राज्य की एक सापेक्ष शक्ति है जो समाज के अन्य समुदायों की शक्ति के समान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? और आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं GDH कोल, यानी कि विकल्प ए में आपको दिया गया है GDH कोल, विकल्प बी है आटो गियर के, विकल्प सी हॉब्स और डी है लास्की। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी यानी कि हॉब्स आपका राइट आंसर होगा। बहुलवादी सिद्धांत का जन्मदाता मेटलैंड को माना जाता है। इसके अलावा वान गियर के, लास्की, बार्कर, लिंडसे, GDH कोल, ये सभी भी इस सिद्धांत को समर्थन देते हैं। प्रश्न संख्या 22 में है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विकल्प आपके हैं लोकप्रिय संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता या फिर वास्तविक संप्रभुता। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि वैधानिक संप्रभुता। ऑस्टिन की संप्रभुता को हम वैधानिक संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं। संप्रभुता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या ऑस्टिन ने वैधानिक या विधि शास्त्रीय ढंग से अपनी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में की है। उनके अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय या किसी राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथों में सर्वोच्च और परम सत्ता होती है, जिसकी इच्छा राज्य का कानून होती है और प्रभुसत्ताधारी की इस शक्ति को वैधानिक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, संप्रभु और संप्रभुता शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपके विकल्प हैं यूनानी विधिवेत्ताओं ने, अंग्रेज दार्शनिकों ने, फ्रेंच विधिवेत्ताओं ने या फिर डी है जर्मन दार्शनिकों ने। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प सी यानी कि फ्रेंच विधिवेत्ताओं ने सबसे पहले संप्रभु और संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है। आप जानते भी होंगे कि यूनानी विचारक संप्रभुता शब्द से परिचित नहीं थे। अरस्तु ने सर्वोच्च शक्ति पदबंध का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय फ्रांस के जीन बोंदा को प्राप्त होता है। 1576 ईस्वी में प्रकाशित इनकी पुस्तक 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द सोवरेनिटी को प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? आसान सवाल है, आंसर इसमें आपका सी सही हो जाएगा, बहुलवाद। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण जो है वो विभाज्यता नहीं होता है। आंसर आपका डी होगा। संप्रभुता के लक्षणों की बात कर लें तो ये सर्वोच्चता होता है, इसका लक्षण सार्वभौमिकता होता है, स्थायित्व होता है, अदेयता होता है और अविभाज्यता होता है। विभाज्यता संप्रभुता का गुण नहीं है। राज्य की सार्वभौम शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 26 में है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आपके विकल्प हैं ए मैकियावली, बी रूसो, सी TH ग्रीन और डी है बेंथम। सही जवाब होगा विकल्प बी यानी कि रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन समझौतावादी विचारक जीन जैक्वेस रूसो ने किया था। अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
यह सामान्य इच्छा समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श और लोकप्रिय इच्छा होती है। रूसो के अनुसार संप्रभु शक्ति इसी सामान्य इच्छा में निहित है। प्रश्न संख्या 27 में है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सेम सवाल है, आंसर आप इसमें लगाएंगे विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का अर्थ क्या है? विकल्प है, राज्य में कोई संप्रभुता नहीं होती है। विकल्प बी है, राज्य की संप्रभुता सीमित होती है। विकल्प सी, संप्रभुता राज्य की निरंकुश शक्ति है। और विकल्प डी है, संप्रभुता समूहों और समुदायों में संयुक्त रूप से निहित होती है। आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि संप्रभुता राज्य की निरंकुश शक्ति है। यहाँ पर आपको बता दें, संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत संप्रभुता को असीम, अविभाज्य और निरंकुश मानता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत संप्रभु को विभाज्य और सीमित मानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, किसने यह प्रतिपादित किया कि संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है? आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं ऑस्टिन, विकल्प बी है सिडनी वेब, विकल्प सी है एक्विनास और विकल्प डी है ब्लंट सली। तो सही जवाब होगा ऑस्टिन, यानी कि विकल्प संख्या ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, उसकी इच्छा सर्वोपरि होती है, जिसका पालन न करने वाला दंड का भागी होता है। प्रश्न संख्या 30 में है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं विकल्प ए हॉब्स, विकल्प बी है रूसो, विकल्प सी है बेंथम और विकल्प डी है जे.एस. मिल। तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या क्वेश्चन नंबर 30 में है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन है? आपके विकल्प हैं हॉब्स, रूसो, बेंथम या जे.एस. मिल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, यानी कि हॉब्स। यहाँ पर आपको बता दें, हॉब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश है। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है, अतः राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? आपके विकल्प हैं ए यूनानी, बी अंग्रेज, सी रोमन और डी भारतीय। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, यानी कि यूनानी। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से किस एक वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? आप विकल्पों का जब अध्ययन करेंगे तो आपको सही जवाब जो होगा वो सी वाला मिल जाएगा, क्योंकि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यानी कि विकल्प इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 33, संप्रभुता की सत्ता पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंध जीन बोंदा स्वीकार करता है? आपके विकल्प दिए गए हैं प्रकृति और ईश्वर के कानून, विकल्प बी है प्रतिनिधित्व के कानून, विकल्प सी मानवाधिकार और डी है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, यानी कि प्रकृति और ईश्वर के कानून। संप्रभुता की सत्ता पर प्रकृति और ईश्वर के कानून को जीन बोंदा स्वीकार करता है और कहता है कि यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की सूचक है जो कानूनों के बंधनों से नहीं बंधी होती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? आपके विकल्प जो दिए गए हैं उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सही जवाब आपको मिल जाएगा सी, यानी कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंध के रक्षार्थ हुई है। यानी कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का शोषण के लिए स्थापित की जाती है। प्रश्न संख्या 35 में है, लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार उनमें से शामिल नहीं है? विकल्प आपके जो दिए गए हैं वो हैं ऐतिहासिक, विकल्प बी है
वैधानिक, विकल्प सी है राजनीतिक और विकल्प डी है आर्थिक। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि आर्थिक आधार पर नहीं किया है। लास्की ने कहा कि संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन के लिए उचित मानना असंभव है। राजनीति शास्त्र के लिए यह अस्थायी रूप से लाभदायक होगा कि संप्रभुता के सिद्धांत को उसमें से निकाल दिया जाए। लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की ऐतिहासिक, वैधानिक और राजनीतिक आधार पर आलोचना की है, आर्थिक आधार पर नहीं किया है। प्रश्न संख्या 36 में है, संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है किस बात की? आपके विकल्प दिए गए हैं स्थापित विधि की, विकल्प बी है आपका प्रथागत विधि की, विकल्प सी आपको दिया गया है नैतिकता और सदाचरण की, और विकल्प डी आपको दिया गया है समाज के औचित्य की भावना की। तो विकल्प आपका इसमें ए सही हो जाएगा, यानी कि स्थापित विधि की। यहाँ पर आपको बता दें कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है, और इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 में है, किसने निरंकुश एकलवाद और ठोस एकलवाद को विभेदित किया है? विकल्प आपके हैं मैबॉट, फिग्गिस, मिस फॉलेट और मैकाइवर। तो सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि मैबॉट ने। निरंकुश एकलवाद को अधिनायकवाद भी कहा जाता है, जबकि ठोस एकलवाद का अर्थ राजतंत्र से लगाया जा सकता है। मैबॉट ने इसमें अंतर स्थापित किया है। प्रश्न संख्या 38 में है, कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश की अभिव्यक्ति नहीं है, वह सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है। यह विचार किसका है? विकल्प आपके हैं लिंडसे, डिग्वी, बार्कर और लास्की। तो सही जवाब होगा इसमें विकल्प बी, यानी कि डिग्वी आपका सही आंसर हो जाएगा। डिग्वी के अनुसार संप्रभुता कानून का निर्माता नहीं, बल्कि स्वयं संप्रभु ही कानून की उत्पत्ति है। कानून केवल सामाजिक आवश्यकताओं का प्रकाशन होता है। क्लार्क, सिजविक, विल्सन, ग्रीन, विलोबी ने ऑस्टिन के इस मत का भी खंडन किया है कि संप्रभु के ही आदेश कानून हैं, क्योंकि रीति रिवाजों की उपेक्षा कोई संप्रभु नहीं कर सकता और वे संप्रभु के आदेश भी नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 39 में है 39, बहुलवादी चाहते हैं। तो बहुलवादियों का क्या चाहना है, क्या उनकी इच्छा है? विकल्प आपको जो दिए गए हैं इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कि बहुलवादी चाहते हैं राज्य के अधिकारों को सीमित करना, यानी कि विकल्प आपका इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, यदि संप्रभुता का सारा विचार ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। यह किस विचारक का कथन है? विकल्प आपको जो दिए गए हैं, यह सवाल कई बार कई रूपों में आपसे बार बार दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी, यानी कि लास्की। लास्की बहुलवादी है और वह संप्रभुता की एकलवादी धारणा का खंडन करता है। राज्य सामाजिक संघों में से एक है, वह केवल अपने प्रति व्यक्ति की संपूर्ण निष्ठा होने का दावा नहीं कर सकता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? वास्तविक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा, विकल्प बी है लोक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा, विकल्प सी है वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा, या विकल्प डी राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा। प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत जॉन ऑस्टिन की महत्वपूर्ण देन है। उसकी मान्यता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति स्वयं को कानून के रूप में प्रकट करती है। प्रत्येक सकारात्मक कानून किसी संप्रभु संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रभुसत्ता संपन्न निकाय द्वारा उस स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य या सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनमें वह व्यक्ति या निकाय प्रभुत्व संपन्न या सर्वोच्च होता है। समाज के अन्य लोगों की स्थिति इस निश्चित संप्रभु के समक्ष अधीन या निर्भरता की होती है।
प्रश्न संख्या 42 में है, संप्रभुता की परिभाषा। नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दिया है। तो विकल्प जो आपको दिए गए हैं वो है विकल्प ए ऑस्टिन, विकल्प बी हॉब्स, विकल्प सी ग्रोसियस और विकल्प डी है जीन बोंदा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी यानी कि जीन बोंदा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि फ्रांस में राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय होने पर जीन बोंदा ने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिका, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राज्य व्यवस्था, और इसका प्रकाशन हुआ था 1576 में। इस पुस्तक के अंतर्गत बोंदा ने राज्य को परिवारों और उनकी मिलीजुली संपदा का एक ऐसा संगठन बताया जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। उसने प्रभुसत्ता की यह परिभाषा दी, यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति का संकेत देती है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो विकल्प डी आपका हो जाएगा, बाह्य संप्रभुता से बेंथम का संबंध नहीं है। ग्रोसियस ने अपनी संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित किया है। बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, यह बाह्य संप्रभुता संपूर्ण होती है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि सीमित और उदारवादी सरकार का सिद्धांत किसने दिया है। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं हॉब्स, रूसो, लॉक और प्लेटो। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी यानी कि लॉक। लॉक ने एक सीमित और उत्तरदायी सरकार की संकल्पना किया था। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से सही कथन का चयन करना है। विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि संप्रभुता राज्य में निवास करती है और इसका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 46, जिसमें है संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है। आपके विकल्प हैं ऑस्टिन, लास्की, लॉक या कोल। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए यानी कि ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का कटु आलोचक कौन था। आपके विकल्प हैं ए बोंदा, बी लास्की, सी हेनरी मैन और डी है हॉब्स। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी यानी कि हेनरी मैन। ऑस्टिन द्वारा व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने पर हेनरी मैन, लॉर्ड ब्राइस, ए.आर. लॉर्ड, ब्लंडसली, जेम्स स्टीफेन, ये सभी विद्वानों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 48 में है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है। आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं विकल्प ए ग्रोसियस, विकल्प बी में है ओपेनहाइमर, विकल्प सी है कांट और विकल्प डी है रूसो। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए यानी कि ग्रोसियस। क्वेश्चन नंबर 49 में है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किसने कहा है। और विकल्प जो दिए गए हैं वो है ऑस्टिन, विलोबी, हॉब्स और बर्गेस। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प बी यानी राज्य संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह स्टेटमेंट है विलोबी का। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल और आज के इस अभ्यास सीरीज का हमारा आखिरी सवाल है, विधिवेत्ता जिसे संप्रभु को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु होती है जिसके सम्मुख वैधानिक संप्रभु नतमस्तक होता है। तो यह कथन किसका है। विकल्प आपके हैं डाइसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर और ब्राइस। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या ए यानी कि डाइसी आपका
सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि संप्रभुता का यह तीसरा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किए हैं। और संप्रभुता पर आधारित जो हमारा मैराथन वीडियो होगा वो आपको लर्निंग मंत्रा प्रयागराज वाले यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जल्दी ही इसकी सूचना आपको मिल जाएगी कि कब इसको पब्लिश किया जाएगा। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।